शुभरात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मन की जेल। नल से लगातार गिरते पानी की बेसुरी आवाज से एकदम से सोहन भाई उठ बैठे। सुबह के 5 बज रहे हैं, किंतु अभी भी आंखों में नींद है। पर चौके में पत्नी की खटर पटर शुरू हो गई है, जिससे नींद में खलल पड़ रहा है। सोहन भाई पत्नी को तेज आवाज में डांटना चाहते हैं, किंतु उन्होंने महसूस किया कि इधर कुछ दिनों से उनकी आवाज लगातार धीमी होती जा रही है। चाहकर भी तेज और तीखी आवाज में नहीं बोल पाते हैं, या उनके अंदर की निराशा से उपजी विरक्ति है, या स्वभाव में सरलता का समावेश हो रहा है, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, आजकल उन्हें यह जरूर लगने लगा है कि वे लगातार बौने होते जा रहे हैं और हर सुबह क्रोध और शांति के बीच जकड़े हुए उठते हैं। इस जकड़न से छुटकारा पाने के लिए सोहन भाई अब सुबह जल्दी उठने लगे, पर जमीन पर पैर रखते ही कुछ देर उन्हें असहनीय दर्द होता है। घिसट घिसट कर स्नान घर में जाते हैं। गर्म पानी से पंजों की सिकाई करते हैं। तब उन्हें कुछ आराम मिलता है। रोज की तरह आज भी सोहन भाई कुछ खा पी कर 9 बजे तक बाहर निकल आए। घंटे 2 घंटे चाय की दुकान पर बिताने के बाद निरुद्देश्य इधर से उधर भटकते रहे। जब वे घर से निकलते हैं तो पत्नी की उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद आज कोई खुशखबरी लेकर लौटेंगे, और इसी उम्मीद में वह सुबह बड़ी फुर्ती से नाश्ता खाना बनाती। किंतु रात में सोहन भाई का लटका मुंह उसे निराश और दुखी कर देता है। वैसे यह सच नहीं है कि सोहन भाई को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि सच तो यह है कि सोहन भाई नौकरी की तलाश ही नहीं करते हैं। जब से ड्राइवरी छूटी है, उनका मन विचलित रहने लगा है। उन्हें कोई अन्य काम सुहाता ही नहीं है, और दोबारा ड्राइवरी ना करने की उन्होंने कसम खा ली है। वैसे एक सच यह भी है कि टूटे पंजे से वे ड्राइवरी कर भी नहीं सकते हैं। शुरू शुरू में सोहन भाई अपने पुराने मित्रों के पास अपना समय बिताना चाहते थे, किंतु वे सभी अपने अपने काम धंधों में व्यस्त हैं। उन सभी के पास सोहन भाई की तरह ना वक्त है, ना ही वैसी बेचैनी। धीरे धीरे वे मित्रों से कटने लगे और अकेले ही इधर उधर घूमकर
दिन बिताने लगे। उन्हें शाम होने का इंतजार भी नहीं रहता, बल्कि आजकल वे यह सोचने लगे हैं कि दिन खिंचकर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। सोहन भाई भागने लगे हैं घर से, क्योंकि घर पहुंचकर पत्नी का चेहरा देखते ही उन्हें अपना अपराध बोध होता है। बेचारी दिन भर मिन्नतें मांगती होगी। उसे कहाँ पता है कि उसका पति नौकरी तलाशना तो दूर, उसके बारे में सोचता तक नहीं है। आज वे घूमते हुए पेट्रोल पंप की तरफ निकल आए हैं। ड्राइवरी के दिनों में वे अक्सर यहीं से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे। पेट्रोल के पंप के पास ही एक गैराज है। गाड़ियों की हल्की फुल्की खराबी में उन्हें सुधार कर चलाने लायक कर लेना सोहन भाई के बाएं हाथ का खेल था। दोपहिया गाड़ियों को भी खोल खाल कर दुरुस्त कर लेने में वे माहिर थे। आज गैराज देखकर उन्हें अपने इस हुनर से पैसा कमाने का ख्याल आया। इस गैराज में सारे चेहरे उनके जाने पहचाने हैं। मालिक भी उन्हें पहचानता है। उन्हें उम्मीद है कि एक बार कहते ही बात बन जाएगी। वे गैराज के मालिक से बात करने के लिए खुद को तैयार करने लगे। तभी झापड़ों की तड़ातड़ आवाज ने उन्हें चौंका दिया। गैराज मालिक पंचर बनाने वाले लड़के को मार रहा है। मालिक के मुंह से गालियां बड़ी फुर्ती से निकल रही हैं। लड़का हाथ जोड़कर माफ कर देने की विनती कर रहा है। उसकी गलती यह है कि एक दिन पहले उसने एक स्कूटी के ट्यूब का पंचर बनाया था। वह आज दूसरे ही दिन खुल गया। ग्राहक की शिकायत पर मालिक उबल पड़ा और लड़के की धुनाई हो गई। वैसे तो यह कोई असहनीय घटना नहीं है। बचपन से अब तक हजारों बार सोहन भाई ऐसी घटनाओं को देख चुके हैं। ना सिर्फ देख चुके हैं, बल्कि स्वयं भी भुगत चुके हैं। किंतु आज न जाने क्यों उन्हें गहरी टीस उठ रही है। उन्हें इस बात का भी दुख हो रहा है कि वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति के चेहरे पर इस घटना का दर्द नहीं उभरा है। क्या नौकरी छूट जाने का डर इन लोगों में इस हद तक समाया है कि चेहरे पर उतरने वाले भावों को भी सब मन ही मन में सोख ले रहे हैं? या दूसरों की पीड़ा इतनी पराई हो गई है कि आंखों तक
दर्द नहीं उतरता है। सोहन भाई को शरीर में कमजोरी सी आने लगी। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे हैं, जिसे वह शर्ट की बाहों में पोंछता जा रहा है और काम करता जा रहा है। सोहन भाई उस लड़के को एक टक देखने लगे। उन्हें लगा कि वह लड़का और कोई नहीं, स्वयं सोहन भाई ही है, तथा अभी अभी वो सारे झापड़ उन्हीं के मुंह पर पड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन झापड़ों को इस लड़के की तरह सहजता से सह ना पाने वाले हैं। वे बोल पड़ते तथा अधिक नुकसान उठा लेते। यही तो किया था सोहन भाई ने। चारबाग अड्डे पर इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्लाते हुए सूमो लगा दिया था। एक सज्जन सफारी सूट पहने, हाथ में अटैची थामे लखनऊ स्टेशन की तरफ से चले आ रहे थे। सोहन भाई आगे बढ़कर बोले, साहब इलाहाबाद? हाँ, चलना तो है, लेकिन बीच की सीट पर बैठूंगा। कोई बात नहीं साहब, आप आइए तो। बीच की सीट पर 3 सवारियां बैठ चुकी थी। सोहन भाई उन सबको थोड़ा खिसकने के लिए कहते हैं। तब सफारी सूट पहने उस व्यक्ति ने कहा, वह पूरी सीट उसे चाहिए। 3-4 लोग और उसके साथ हैं, जो अभी आते ही होंगे। बिना किसी मशक्कत के 3-4 सवारियां मिलने की खुशी सोहन भाई के चेहरे पर झलक पड़ी। बीच की सीट पर पहले से ही बैठी उन 3 सवारियों से विनती कर सोहन भाई उन्हें पीछे बैठने के लिए राजी कर लेते हैं और फिर से इलाहाबाद इलाहाबाद चिल्लाने लगते हैं। एक सवारी और मिल गई। अब सोहन भाई ड्राइवर सीट पर बैठ गए। टेप से कैसेट बदलकर दूसरी लगाने लगे। गुटखे का पाउच खोलकर मुंह में भर लिया। फिर पीछे मुड़कर बीच की सीट पर बैठे उस व्यक्ति से पूछने लगे, साहब सवारियां कितनी देर में जाएंगी? बस आती ही होंगी, अभी तो पीछे कई सीट खाली हैं। क्या इतनी ही सवारी लेकर चलोगे? हाँ साहब, जल्दी निकल चलूंगा। आजकल चेकिंग बहुत तेज हो गई है। कहीं कोई पुलिस वाला आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ भैया, पीछे वालों, अगर कोई पूछे तो यह मत कह देना कि तुम लोग सवारी हो, बस हमारे रिश्तेदार हो, समझे? समझ गए भैया, हमें क्या पड़ी है,
हमें तो बस इलाहाबाद पहुंचा दो, पीछे से किसी सवारी ने जवाब दिया। सोहन भाई फिर से बीच वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बोले, बस आपके साथ ही आ जाएं तो जल्दी निकल चलूं। क्या करूं साहब, आज राजा मेरा लड़का है साहब, उसका जन्मदिन है। उससे वादा किया था कि इस बार उसके जन्मदिन पर उसे आनंद भवन, तारामंडल आदि दिखाऊंगा। इलाहाबाद पहुंचने में 3-4 घंटे लगेंगे। निकल चलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा। पोलियो का मारा है साहब, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों का उसे सहारा है। उस व्यक्ति को सोहन भाई की इन घरेलू बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार सामने से आती सड़क की तरफ देख रहा था। जनवरी का महीना था। सुबह के 8 बज रहे थे, किंतु घने कोहरे के कारण 10-15 फीट के बाद साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अचानक पुलिस की एक गाड़ी सुमो के सामने सड़क को घेरते हुए खड़ी हो गई। सोहन भाई का माथा ठनका। वे सुमो का गेट खोल उतरने लगे, किंतु बीच की सीट पर बैठा वह व्यक्ति पीछे से सोहन भाई का कॉलर पकड़कर उसे सीट पर बैठा लिया। ठीक उसी समय एक सिपाही आकर सोहन भाई को 2-3 हाथ जमा दिया। सोहन भाई तिलमिला गए। आवाज कुछ ऊंची हो गई। क्यों मार रहे हो मुझे? प्राइवेट गाड़ी पर सवारी बिठाते हो और ऊपर से पूछ रहे हो क्यों मार रहा हूं? पीछे देखो, गाड़ी में इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। उन्होंने ही कॉल करके हम लोगों को बुलाया है। सोहन भाई ने इंस्पेक्टर को घृणा से देखते हुए कहा, बैठे होंगे इंस्पेक्टर साहब, आप गाड़ी जब्त कर लीजिए, चालान काट लीजिए, लाइसेंस ले लीजिए, पर मार क्यों रहे हैं? पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को मारने से मना किया तथा सोहन भाई को सवारी उतारकर गाड़ी थाने ले जाने के लिए आदेश दिया। सोहन भाई सिपाहियों के साथ थाने पहुंचे। उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया। 1-1.5 घंटे बाद उन्हें उसी इंस्पेक्टर के सामने लाया गया। सोहन भाई को वह किसी घटिया फिल्म का घटिया खलनायक लग रहा था। उनका डर पहले ही कम हो गया था। उस इंस्पेक्टर को सामने देख अकड़ भरी जिद भी सवार हो गई।
इंस्पेक्टर ने गरज कर पूछा, नाम क्या है? सोहन उर्फ सोहन भाई। मेरा नाम सोहन से सोहन भाई कब बन गया, या मैं खुद भी नहीं जान पाया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने अगला प्रश्न किया, गाड़ी के सब पेपर हैं? हाँ है। इंस्पेक्टर की मुस्कान से सोहन भाई के मन में खींच पैदा हो गई। मालिक तू है? नहीं, मैं ड्राइवर हूं। तुम्हें पता तो है ना कि बिना परमिट के कोई गाड़ी सवारी के रूप में नहीं चलाई जा सकती। हाँ पता है। जब पता है तब क्यों चला रहा था? और सवारियों को रिश्तेदार बताता है। सोहन भाई की अकड़ भरी आवाज इंस्पेक्टर को अपमानित कर रही थी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, बहुत अकड़ भरी है इसमें, लिटाकर इसको ठंडा कर दो। सिपाहियों ने सोहन भाई को धक्का देते हुए गिरा दिया और 8-10 लाठी मार दिए। ठंडी का महीना था। सोहन भाई का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। चिल्लाते करहाते वे बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब उन्हें गर्म चाय पिलाई गई। 2 सिपाही उन्हें पकड़कर थोड़ी दूर तक चलाए, फिर लॉकअप में डाल दिया। सोहन भाई दर्द से छटपटा रहे थे। ठंड भी तेज थी। ठंड से बचने के लिए वे अपने हाथ पैर सिकोड़कर सीने और पेट के पास चिपकाना चाहते, किंतु लाठियों की मार से हाथ पैर अकड़ गए थे। सिकोड़ना मुश्किल हो रहा था। अब तक कुछ खाने को भी नहीं मिला था। हाँ, चाय जरूर कई कप मिल गई थी। रात 12 बजे वही दोनों सिपाही फिर सोहन भाई के पास पहुंचे तथा उन्हें पकड़कर चलाते हुए इंस्पेक्टर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर ने ठंडी किंतु व्यंग भरी आवाज में पूछा, हो गए ठंडे? तुम लोग बिना मार के ठीक नहीं होते। मैं तुझे अभी छोड़ दे रहा हूं, गाड़ी यहीं रहेगी। अपने मालिक को भेजना, वो आकर मुझसे मिले। और सुन, फिर कभी इस रूट पर गाड़ी लेकर मत आना, समझा? गाड़ी लेकर तो आना ही पड़ेगा। बाल बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अगर आप 1500-1700 तक की नौकरी दिलवा दें तब फिर कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा।
नहीं तो पेट पालने के लिए गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि सोहन भाई को छोड़कर उसने उनके ऊपर दया दिखाई है, उससे वे द्रवित हो उसके पैरों पर लौटकर उसकी रहमदिली के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे। किंतु सोहन भाई ने उसकी दया की तनिक भी परवाह नहीं की तथा अपनी अकड़ बरकरार रखी। लिहाजा इंस्पेक्टर गुस्से में आ गया। बोला, अभी अकड़ गई नहीं, नौकरी दिलवा दूं तुझे, बस यही करने बैठा हूं मैं। गांजा लगाकर जेल भर दो इसको, दिमाग ठीक हो जाएगा। फिर यह तो क्या उसकी 2-4 पुश्तें भी गाड़ी नहीं चलाएंगी। तैयार करो पेपर। गाड़ी में गांजा पकड़ा गया। सिपाही उसे धक्का देते हुए लॉकअप में डालकर आते हैं। दूसरे दिन सोहन भाई को कचहरी ले जाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके मालिक का फोन नंबर लिया था। उन्हें उम्मीद थी मालिक जमानत के लिए कचहरी आएंगे, किंतु वहां किसी को ना देख वे निराश हो गए। मजिस्ट्रेट के सामने हाथ जोड़े। साहब, लखनऊ में मेरा कोई नहीं है, कौन जमानत लेगा? दया करे माई बाप। किंतु कानून कानून होता है। सोहन भाई को रिमांड में लिया गया। उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई गई तथा जेल जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। सोहन भाई को अपने जेल जाने पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी का खून, जालसाजी या फिर चोरी डाका नहीं डाला था। उन्हें जेल क्यों हो सकती है, किंतु पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर जेल मार्ग की तरफ ही आगे बढ़ रही है। सोहन भाई मन ही मन में बोले, मुझे जेल हो गई। फिर थोड़ा तेज बोलकर इस वाक्य को सुनना चाह रहे थे। मुझे जेल हो गई। 2 बार, 3 बार, 4 बार दोहराते दोहराते उनका साहस भरभरा कर धराशायी हो गया। और कभी किसी से ना डरने वाले सोहन भाई जेल शब्द के उच्चारण मात्र से स्वयं को प्राणविहीन महसूस करने लगे। उनके हाथ पैर की शक्ति निचुड़ रही थी। वे खुद पर रोना चाह रहे थे। रोना चाह रहे थे खुद की बेवकूफी पर, खुद की अकड़ पर, जो समय के अनुकूल
ढीली नहीं हो जाती। कह देना था पुलिस इंस्पेक्टर से कि यहां से छूटने के बाद गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या बिगड़ जाता? कम से कम जेल जाने से तो बच जाते। सोहन भाई पैर को सीट से करीब खिसका रहे थे। दर्द के मारे चेहरा बन गया, किंतु वो सामने सिपाहियों को देख कराहे भी नहीं। उनके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या जेल से बचने के लिए कुछ भी सुन लेते, अन्याय सह लेते? जिस इंस्पेक्टर ने इतना जलील किया था, मरवाया था, उसके सामने दुम हिलाने लगते? नहीं, कभी नहीं। अधिक से अधिक क्या होगा? कई सालों की जेल, बस। यह सोचते ही सोहन भाई का तनाव जाता रहा। गाड़ी की गति धीमी हुई। जेल आ गया था। जेल के मुख्य गेट के अतिरिक्त 4-5 गेट और थे। हर गेट पर सोहन भाई की चेकिंग हुई। फिर उन्हें एक बैरक में डाल दिया गया। उस बैरक में पहले से ही कई कैदी थे। सोहन भाई एक वृद्ध कैदी के बगल में बैठ गए। दोपहर के 3 बज रहे थे। सोहन भाई 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे। भूख जोरों की लगी थी। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने उस वृद्ध कैदी से पूछा, दादा यहाँ खाने पीने को कुछ देते हैं या नहीं? अब तक चुपचाप एक कोने में बैठा वृद्ध दादा शब्द के संबोधन से उचक गया। उसकी आंखें ममतामयी हो उठी। बड़े अपनत्व भरे शब्दों में उसने सोहन भाई को बताया, मिलता है बेटा, 2 बार भोजन मिलता है, लेकिन तुम्हें आने में देर हो गई। दोपहर के भोजन का वक्त निकल गया। अब तो रात को ही मिलेगा। किस अपराध में लाए गए हो? अपराध तो बिना परमिट गाड़ी चलाने का था, किंतु गांजा लगाकर अंदर किया गया है। चिंता मत करो, छूट जाओगे। तुम्हारे पास मिलने वाले गांजे की मात्रा अधिक बताया है या कम, मुझे नहीं पता। कोर्ट में तुमसे पूछा गया होगा ना? नहीं, कोर्ट में तो सिर्फ गाड़ी की बात हुई थी। फर्जी परमिट की बात कर रहे थे मजिस्ट्रेट। तुम्हारे पास फर्जी परमिट है? नहीं, मेरे पास तो परमिट ही नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी जमानत लेने वाला कोई आ जाएगा।
तब तुम जल्दी छूट जाओगे। कोई बहुत बड़ा केस तुम्हारे ऊपर नहीं बना होगा, बल्कि मुझे तो यह लग रहा है कि उस दिन कोर्ट में ही तुम्हें जमानत मिल जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन लखनऊ में मेरा कोई नहीं है। उस दिन मेरी जमानत के लिए कोई आया ही नहीं, तो कैसे छूटता? और पता नहीं कोई जमानतदार होने के बाद भी छूटता या नहीं। निराश मत हो बेटा, छूट जाओगे। मुझे देखो, मैं 5 महीने से यहां हूं। आगे भी छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। आप क्यों यहां लाए गए हैं? मैंने कत्ल किया है, एक नहीं, 2। सोहन भाई चौंक से गए। वृद्ध समझ गया, बोला, डरो नहीं बच्चे, मैं कोई पेशेवर कातिल नहीं हूं। पर आपने कत्ल क्यों किया? तुम कभी भूखे रहे हो? 2 दिन से हो। अभी तुम्हें रोटी मिले और मैं छीन लूं, तब क्या करोगे? मैं भी आपसे छीनने का प्रयास करूंगा। अगर ना छीन पाओ तब मैं आपसे चिढ़ूंगा तथा दोबारा रोटी मिलने का इंतजार करूंगा। मैं दोबारा भी छीन लूं तब मैं आपसे नफरत करूंगा, आपसे हाथापाई करूंगा तथा फिर से रोटी मिलने का इंतजार करूंगा। वह भी छीन लूं तब, बार बार छीन लूं तब। सोहन भाई चुप हो गए। वृद्ध सोहन भाई को देखता रहा। कुछ कहने के लिए उनके होंठ खुले, फिर पता नहीं क्या सोचकर वह चुप हो गए। किंतु चुप रहने का उनका प्रयास बेकार गया। वे तड़प कर बोल उठे, तुम नहीं जानते। सुन लो, अपराधी तैयार किए जाते हैं, कातिल बनाए जाते हैं। मुझे बनाया गया है। हाँ, सही में, मेरी जमीन हड़प कर, एक बार नहीं, बार बार हड़प कर, मेरे हक को, मेरे अधिकार को छीनकर मुझे भूख के कुएं में धकेल कर। वृद्ध उत्तेजना से हाँफने लगा था। सोहन भाई सहम गए। वृद्ध उनके डर को भांप गया। वह सोहन भाई के मन में भय उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रख चुप बैठ गए। रात में सोहन भाई को भोजन मिला, 2 रोटी तथा मूली की रसेदार सब्जी, एकदम बेस्वाद। 2 दिन से भूखे सोहन भाई के लिए
मात्र 2 रोटी पर्याप्त नहीं थी, किंतु कुछ राहत मिल गई। जेल में पीने के पानी का नल बस भोजन के समय ही आधे घंटे के लिए शुरू किया जाता था। सैकड़ों कैदियों के पानी पीने के लिए इतना समय कम था। हर कैदी पहले पानी पीना चाह रहा था, इसलिए उनमें लड़ाई शुरू हो गई। धक्का मुक्की के कारण सोहन भाई नल के पास तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। वह वृद्ध व्यक्ति देख रहा था। दौड़कर लड़ती झगड़ती भीड़ के बीच में प्रवेश किया और अपनी अंजलि में भरकर 1 अंजलि पानी ले आया। वृद्ध के स्नेह को देख सोहन भाई की आंखें गीली हो गई। उन्होंने मुंह खोल दिया। वृद्ध ने अंजलि उनके मुंह में उड़ेल दी। अब तक नल बंद हो गया। घूंट भर पानी से सोहन भाई की प्यास और बढ़ गई। जो कातिल वृद्ध की ममता से बुझी, ना जाने क्यों वो अपने से लगने लगे। दूसरे दिन सुबह कैदियों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया गया तथा सबको एक एक झाड़ू पकड़ा दी गई। सोहन भाई के पैर सूज आए थे। दर्द भी तेज था, किंतु घिसट घिसट कर झाड़ू लगाते रहे। दोपहर बाद सबको एक बार फिर पंक्ति में बिठा दिया गया। रिहाई परवाना जिन कैदियों का रिहाई ऑर्डर लाया था, उन्हें रिहा कर दिया। बाकी कैदी अपने अपने बैरक में आ गए। सोहन भाई प्रतिदिन रिहाई ऑर्डर का इंतजार करते और शाम 5 बजे निराश हो जाते। जल्दी रिहा होने की उम्मीद अब धुंधलाने लगी थी। उन्हें अपने भीतर एक चीख सुनाई पड़ती, भयानक चीख। सूनापन उनके भीतर समाता जा रहा था। वे सोनेपन में समाते जा रहे थे। उन्हें लगता वे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। निकलेंगे भी तो रिक्त हुए से। वे रिक्त हो रहे हैं, पल पल रिक्त हो रहे। 10 दिन बीत गए। 10 दिन बहुत होते हैं कुछ जानने समझने के लिए। वो कुछ जानने लगे हैं, अपराध को समझने लगे हैं। वह वृद्ध अपराधी है, हत्या का। हृदय में इतना प्रेम और हत्या। अपराध जन्मजात नहीं होता, वह कुछ मिनटों का होता है। वे शोध करेंगे मनोवृत्ति पर, अपराधियों की
मनोवृत्ति पर। कितना नया अनुभव है यह। गाड़ी की रफ्तार से अधिक तेज चल रहा दिमाग। शोध। अकबका गए वो। उन्होंने अपने आप को समेटा। वे स्वयं जेल में अपराधी के रूप में हैं। हाँ, उनमें और वृद्ध में कोई अंतर नहीं है। दोनों अपराधी हैं। सुधारने के लिए यहां जेल में लाया गया है। जेल में नहीं, सुधार गृह में। वे सुधर रहे हैं, रिक्त होकर। 10 दिन से पैर सूजकर हाथी पांव बन गया है। मलहम पट्टी सब हो जाती है यहां, पर पैर है कि सुधर नहीं रहा। वे सुधर रहे हैं। 11वां दिन रिहाई का समय बीतने ही वाला था कि अनाउंस हुआ। सोहन, पिता चिक्रधर, रिहाई का ऑर्डर आया है। अनाउंस 2-3 बार किया, किंतु सोहन भाई को उनके हृदय से निकलती आवाजों ने इस तरह से जकड़ लिया था कि वे बाहर की आवाज ना सुन सके। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें झकझोरा। क्या हो गया है तुम्हें? सुन नहीं रहे हो? तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है। सोहन भाई ने घुटने से सिर ऊपर उठाया। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। वे अपना कम्बल फेंक बाहर की तरफ भागना चाहते थे, किंतु उनके पैर लटखड़ा गए। वे गिर पड़े। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें उठाया तथा सहारा देते हुए बाहर लाया। बाहर आने में खासी देर हो गई थी। अनाउंसर गरज पड़ा, किंतु सोहन भाई निर्लिप्त रहे। वृद्ध ने अनाउंसर को घूरा, जैसे घूरने में ही शब्द हों जो बता रहे हों कि देखते नहीं, पैर कितना सूजा है, कैसे आता जल्दी। अनाउंसर चुप हो गया। ना जाने वृद्ध की आंखें देखकर या सोहन भाई का सूजा पैर देखकर। वहां से निकलने के पहले सोहन भाई ने वृद्ध व्यक्ति के पैर छुए। वृद्ध ने उन्हें गले से लगा लिया। उसकी आंखें गीली हो गई। प्रेम आदमी को कहीं भी बांधे रखने में समर्थ है। इतने दिनों से रिहाई का इंतजार करते सोहन भाई बड़े बोझिल मन से बाहर निकले। वृद्ध की नम आंखें उन्हें रोक रही थी। सोहन भाई को विश्वास था कि उनकी जेल में होने की बात मालिक ने उनके घर वालों को बता दी होगी, किंतु जब उन्हें पता चला कि मालिक ने किसी प्रकार की कोई खबर उनके घर नहीं भिजवाई,
शंका कुशंका से घिर उनका परिवार आंसू बहाते तथा मिन्नतें मानते उनका इंतजार कर रहे थे। तब उनकी आंतरिक सोच में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक तो यह कि अमीर और सुविधा संपन्न हर व्यक्ति से उन्हें स्थायी तौर पर घृणा हो गई। दूसरी यह कि पत्नी को अपनी दुनिया से अनजान रख उसकी नजर में अपना महत्व बढ़ा लेने की अपनी सोच पर पहली बार तरस आया। मां बूढ़ी थी, बेटा अपाहिज था, किंतु पत्नी को तो वे अपने मालिक का घर या किसी मित्र का घर दिखा सकते थे। उन्हें यह बात बड़ी शिद्दत से चोट पहुंचा रही थी कि जिस मालिक की गाड़ी को वे बिना परमिट चला चला कर फायदा देते रहे, शरीर पर लाठियां और डंडों की मार झेली, पैर तुड़वा लिए, वह उन्हें और उनके परिवार को कीड़ा मकोड़ा समझता था। उस दिन से ही सोहन बाई ने तय कर लिया कि अब कभी वे किसी दूसरे की गाड़ी नहीं चलाएंगे, किंतु खुद की गाड़ी होना जागते हुए सपने देखने जैसा था। सोहन भाई के पैर की सूजन जब दवाइयों से थोड़ी कम हुई तो 3 महीने के लिए प्लास्टर लग गया। मां और 14 साल के अपाहिज बेटे के साथ वे एक कोने में पड़ गए। सोहन भाई ने अपनी चारपाई मां की चारपाई के बगल में ही लगवा ली। इस तरह वर्षों बाद वे मां के अधिक करीब चले आए। मां की बूढ़ी उंगलियां उनके सिर पर फिसलती चोट को सहलाती और इतनी बेरहमी से मारने वाले हाथों में कोढ़ हो जाने की बद्दुआ देती। पत्नी 3-3 लोगों की सेवा करती, थक जाने पर खींच उठती, अपनी किस्मत पर बड़बड़ाने लगती। सोहन भाई से उसकी बेबसी न देखी जाती। प्लास्टर कटते ही लंगड़ाते हुए सोहन भाई इधर उधर घूमने लगे। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, किंतु घर में उनका मन नहीं लगता था। पैरों पर जोर पड़ता रहा, पंजों में असहनीय वेदना होती रही। सोहन भाई इधर उधर घूमते रहे, सब कुछ झुठलाते हुए। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते, सोहन भाई टाल जाते। डॉक्टर समझाते, बिना ऑपरेशन के पैर ठीक नहीं होगा, लंगड़ाते ही रहोगे। सोहन भाई हंसते, लंगड़ा तो बचपन से रहा हूं।
कभी सीधे चलना आया ही नहीं। पत्नी चिंतित होती। सोहन भाई उसे समझा देते, हड्डी का मामला है, ठीक होने में समय तो लगेगा ही। अब तक सोहन भाई स्वयं से लड़ते रहे, किंतु अब उन्हें अपनी मुश्किलें अधिक गंभीर होती दिख रही हैं, क्योंकि अब उनकी अंतरात्मा में परिवर्तन हो रहा है। परिणाम स्वरूप उनके मुखर व्यक्तित्व में चुप्पी समाती जा रही है। यह चुप्पी उन्हें उदासी के नजदीक खींच लाई है। वे खासे निर्लिप्त और भावना शून्य होते जा रहे हैं। प्रतिदिन की हताशा उनकी आंतरिक सहजता को मिटा रही। घर में पोलियोग्रस्त बेटा, खांसती मां तथा अभावों से जूझती पत्नी को देख उन्हें शुरू शुरू में जो बेचैनी होती थी, अब नहीं होती। सोहन भाई के पैरों में जब प्लास्टर लगा था, उस दौरान उनकी दोस्ती उस कुत्ते से हुई जो उनके घर के सामने बैठा करता था। सोहन भाई उठते तब वह उझक कर उन्हें देखने लगता, बैठते तब वह भी एक कोने में शांत बैठ जाता था। यह कुत्ता पहले भी उनके घर के सामने बैठता था या अब बैठने लगा है, इसका उन्हें ध्यान नहीं है। शायद पहले भी बैठता रहा हो, किंतु तब वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कोई कारण नहीं था कुत्ते पर ध्यान देने का। अब है, क्योंकि इधर सोहन भाई को महसूस होने लगा कि घर के लोग उनसे किसी खुशखबरी की उम्मीद छोड़ दिए हैं। इसलिए घर में अब उनका इंतजार उस अपनेपन से नहीं किया जाता जिसकी सोहन बाई को आदत लग गई थी। किंतु वह कुत्ता उनके घर से बाहर जाते समय या बाहर से घर आने पर अपने कानों को खड़ा करके पीछे कर लेता तथा मुंह ऊपर उठाकर चाटने लगता। इस बीच उसकी पूंछ लगातार दाएं बाएं घूमती रहती। सोहन भाई उसके माथे को सहला देते। उस कुत्ते की ये हरकतें सोहन भाई को अपने होने का एहसास दिलाती हैं और आगे भी बने रहने की इच्छा जगाती हैं। शाम धुंधला रही है। सोहन भाई अभी तक पेट्रोल पंप पर ही बैठे हैं। लड़के की आंख लाल हो गई है, गाल सूज आए हैं, किंतु वह बड़ी तत्परता से
पंचर ठीक करने में लगा है। एक बेबस आह छोड़कर सोहन भाई उस लड़के को देखते हैं तथा घर आने के लिए उठ खड़े होते हैं। घर के सामने कुत्ता पूंछ हिलाते हुए बैठा है। पत्नी रसोई में व्यस्त है। माँ अपने बिस्तर पर बैठी है तथा रुक रुक कर खांस रही है। खांसी का स्वर सोहन भाई को व्याकुल कर रहा है। बगल के कमरे में राजा सो रहा है। लगता है उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। वह तेज तेज खर्राटे ले रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतने जोरदार खर्राटे। डॉक्टर कहते हैं कि सोते समय इसे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए इसे खर्राटे आते हैं। सोहन भाई राजा की गर्दन को सीधी कर देना चाहते हैं। थोड़ा उसे हिला डुला देना चाहते, जिससे कुछ देर के लिए उसके खर्राटे कम हो जाएं। किंतु बस सोचते ही रहे, उठे नहीं। बल्कि अब वह यह सोचने लगे कि मेरे मन में राजा की गर्दन हिलाने डुलाने की इच्छा राजा की अच्छी नींद के लिए उठी या इन भयावह खर्राटों से मैं बचना चाहता हूं इसलिए। सोहन भाई अपने अंदर घर कर रही भाव शून्यता से कभी कभी घबरा जाते तथा अपने इस भाव को छुपाने की गरज से उसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करते और अपराध बोध में कैद हो जाते। छटपटाते, खूब छटपटाते, इससे बाहर निकलने की कोशिश करते, किंतु निकलते तो निचुड़े हुए ही निकलते। सोहन भाई को आया दे पत्नी चाय बना लाई है। उसके पास उन्हें बताने के लिए कुछ अच्छी खबर और कई बातें हैं। माँ की बातें, राजा की बातें, पड़ोसियों की बातें वह बताना चाह रही है, बता रही है, पर सोहन भाई बिस्तर पर अधलेटे छत को निहार रहे हैं। माँ के खांसने की धीमी आवाज फिर कानों में गूंजती है। सोहन भाई जानते हैं कि माँ खांसी को अंदर ही अंदर रोकने के लिए अपने गले को कितना दबाती होंगी, किंतु जब नहीं रहा जाता होगा तब धीरे से खांस उठती हैं। जब सोहन भाई छोटे थे तब भी माँ को खांसी आती थी। सोहन भाई पूछते, तुम्हें इतनी खांसी क्यों आती है माँ? क्या ये कभी ठीक नहीं होगी? माँ कहती,
जब तुम बड़े होकर ढेर सारा पैसा कमाओगे तब किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगी। देखना ये खांसी ऐसे भागेगी कि कभी फिर पलट कर मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। माँ के जवाब से सोहन भाई खुश हो जाते, किंतु अब जब वे माँ से कहते हैं, माँ तुम्हें कितनी तकलीफ है, रात भर सो नहीं पाती हो, तब माँ कहती है, दिन में खूब सो लेती हूँ बेटा, इसलिए रात में नींद नहीं आती। अस्थमा है, दवा से ठीक ही नहीं होगा। और माँ दूसरी बात करने लग जाती। सोहन भाई कहना चाहते हैं कि माँ, दवा तुझे मिली ही कहाँ, पर कहते कुछ नहीं, बल्कि माँ के पास से जल्दी ही हट जाते ताकि माँ खुलकर खांस सके। पत्नी भोजन की थाली रख गई है। सोहन भाई को अभी भूख नहीं है। पत्नी भोजन करने के लिए 2-4 बार कहती है, किंतु सोहन भाई छत निहार रहे हैं। पत्नी झुंझला जाती है, तुम्हें जब भूख हो तब खा लेना, मैं तो दिन भर खटते खटते थक गई हूं, अब खा पीकर आराम करूंगी, तुम निहारो छत। सोहन भाई पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, किंतु ना जाने कैसे मुस्कुराते ही उन्हें गैराज मालिक के थप्पड़ों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। छोड़ देने की विनती करता वह बालक दिखाई पड़ता है। अपने ऊपर पड़ी पुलिस की लाठियों की आवाजें कानों में गूंजने लगती हैं। सोहन भाई को लगता है कि इस कमरे में हवा नहीं है। उठकर बरामदे में चले आते हैं। कुत्ता अलसाया सा बरामदे में बैठा है। उन्हें देखते ही वह अपनी पूंछ हिलाने लगता है। सोहन भाई बाहर कुछ दूर तक जाना चाहते हैं, किंतु उनका पैर साथ नहीं दे रहा है। वहीं पास के मैदान में घंटे 2 घंटे बैठकर वापस लौट आते हैं। पत्नी लेट चुकी है, शायद सो भी गई हो। राजा के खर्राटों में आवाज आ रही है। धीमी लय में रुक रुक कर मां के खांसने की आवाज भी आ रही। गार्ड अपने डंडे को सड़क पर पटकते हुए पहरा दे रहा है। बीच बीच में सीटी भी बजा देता है। सोहन भाई को लगता है कि वे अभी भी सलाखों के पीछे ही तो हैं। उनका यह घर जेल ही तो है, जिसमें अलग अलग कोठरियों में
अलग अलग तरह के कैदी पड़े हैं। माँ, राजा, पत्नी और वो स्वयं। फर्क सिर्फ यह है कि जेल में घर पहुंचने की छटपटाहट थी, यादें थी, किंतु यहां से कहां निकल जाना चाहते हैं उन्हें खुद नहीं पता। पत्नी जो भोजन लेकर उनके पास आई थी वह अब भी वैसा ही पड़ा है। रात काफी बीत चुकी है। बाहर भरपूर सन्नाटा है। किसी की आहट पाकर कुत्ता भौंकता है। सोहन भाई भोजन कर एक नजर डालते हैं, फिर बत्ती बुझाकर चादर ओढ़ लेते हैं। अगली दिन सुबह उठकर वो अपनी परिस्थिति को बदलने की ठान लेते हैं। वो आजादी पाना चाहते हैं मन की जेल से, जिसमें उन्होंने खुद को कैद कर रखा है। बाहर जाते ही कुत्ता उनके पास आता है। सोहन भाई उसके माथे में हाथ फेर निकल जाते हैं। दुनिया में बुराई बहुत है, लेकिन अच्छाई भी कहीं ना कहीं बाकी है। एक गैराज में अच्छे लोग नहीं तो क्या, वह वहां मौजूद सभी गैराज में जाने का मन बना चुके थे। वहां उन्हें एक गैराज और मिलता है, जहां का मालिक बहुत बूढ़ा था। उसका नाम था अर्जुन सिंह। वो पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने बुढ़ापे में वक्त निकालने के लिए और अपनी विरासत संभालने के लिए काम करता था। ये दुकान उसको विरासत में ही तो मिली थी, पर अब उनके बेटे शहर में जॉब करने लगे थे और उस दुकान से उनके बच्चों का लगाव न था। अर्जुन सिंह को भी उनके बेटे इतनी उम्र में काम छोड़ने को कहते थे, पर अपने पिता की दुकान उनसे छोड़ी न जाती थी। सोहन भाई ने वहां काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन से दुकान में बहुत कमाई होने लगी। वहां के मालिक ने दुकान सोहन भाई के हवाले छोड़ दी, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादा काम नहीं हो पाता था उनसे। इसी बीच कमाई से सोहन भाई के घर की हालत सुधरने लगी। इतने सालों से जो मां का इलाज न करा पाए थे, अब उन्हें अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। बेटे को भी अपने साथ काम में लगवा लेते हैं सोहन भाई। इसी बीच अर्जुन सिंह को भी
जैसे अपनी दुकान का ख्याल रखने वाला मिल गया और वह अपने बेटों के साथ शहर में जाकर रहने लगी।